एजुकेशन सेक्टर में कितने भी चेंजेस आ जाएं, लेकिन वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, और आप वो रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब बुलाना चाहेंगे अगले पैनल को। अगले पैनल में हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बुलाना चाहूंगा डॉक्टर रवि प्रकाश दुबे जी को। आप वाइस चांसलर हैं RNTU भोपाल के। प्लीज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। अब मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर सैयद शफीकुद्दीन को। आप रजिस्ट्रार हैं टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी सिरोच। प्लीज आपका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और अपने तीसरे मेहमान डॉक्टर वीना सत्या, आप PhD बोटैनी एंड प्रिंसिपल हैं प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बड़वानी। आपका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। नया पैनल, नए विचार, आइए करते हैं साझा। साथ साथ आप तक नए नए विचार, इनोवेटिव आइडियाज पहुंचते हैं और आप बहुत कुछ सीखते हैं। अब कुछ और नया सीखने की बारी है। एक बार फिर से रुक करते हैं कोमल का। ओवर टू यू कोमल। शुक्रिया दिव्यांश, आप भी आइए और सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं। जैसे कि कहा जाता है हमेशा लेडीज़ फर्स्ट, तो डॉक्टर वीना मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। आप बहुत सारी जिम्मेदारियां संभाल रही हैं। अगर बात कर रहे हैं एक प्राचार्य प्राध्यापिका के तौर पर, या फिर अगर हम बात करें शोधविद, पर्यावरणविद, लेखक के तौर पर, तो शिक्षा को आप कैसे देखती हैं? इसको बेहतर बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं और अब तक आपको क्या लग रहा है कितना विकास हुआ है प्रदेश में? बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सदन में मौजूद सभी शिक्षाविदों को मेरा नमस्कार। आपने शिक्षा के ऊपर मेरा विचार जानना चाहा है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि शिक्षा वही है जो आपको डिग्री के साथ में दिशा दर्शन प्रदान करे। बहुत सी बातें हुई हैं कि शिक्षा केवल रोजगार पाने का साधन ही नहीं है, वरन चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण की भी सीढ़ी है वो। कहा जाता है कि एजुकेशन इज़ डायमंड बट कल्चर इज़ द ग्लो ऑफ द डायमंड। सो शिक्षा के साथ संस्कृति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और हमारी जो नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें इसी संस्कृति को बढ़ाने पर बहुत जोर दिया गया है। इंसान जब जन्म लेता है तो एक स्वाभाविक बुद्धि के साथ उत्पन्न होता है, लेकिन जब वो शिक्षा प्राप्त करता है तो उसमें जो है ज्ञान का अर्जन होता है और ज्ञान से उसमें विवेक का प्रादुर्भाव होता है, जिससे वो सही गलत की पहचान कर सकता है, सही निर्णय ले सकता है। लेकिन जब वो अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो प्रज्ञा का जन्म होता है। और प्रज्ञा को यदि हम परिभाषित करें तो वो आपका एक आत्मज्ञान होता है जो आपको न केवल आपकी क्षमताओं से परिचित कराता है, वरना आपके व्यक्तित्व को संतुलित बनाने का भी प्रयास करता है। तो शिक्षा को मैं इस दृष्टि से देखती हूँ कि शिक्षा वही है जो विद्यार्थी को सही दीक्षा प्रदान करे, केवल डिग्री न प्रदान करे। ठीक है, डॉक्टर रवि प्रकाश दुबे जी, स्वागत है आपका। और दो मुख्य केंद्र बिंदु पर मेरा सवाल है। एक है स्टार्टअप सपोर्ट, बहुत बार सुनते हैं हम, और एक है आइडिया इंक्यूबेशन सेंटर। इसके बारे में भी बहुत कुछ सुना जाता है, लेकिन सही नॉलेज, सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच नहीं पाई है। प्लीज़ मैं चाहूँगा कि दर्शकों तक आपके ज़रिए इन दोनों मुख्य केंद्र बिंदु पर सही यानी एग्जैक्ट नॉलेज पहुँच सके। जी, आप सभी को नमस्कार। और सर्वप्रथम मैं जी मीडिया को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने ये एजुकेशन पर ये कॉन्क्लेव रखी और इसमें हमें और भी हमारे जो अतिथि थे उनको सुनने का मौका भी मिला। जहाँ तक शिक्षा की बात है तो मैं ये कहूँगा कि अगर हम इतिहास देखें कि जब भारत की शिक्षा बहुत उच्चतर थी, क्वालिटी एजुकेशन थी, तो उस समय दुनिया में जो एक भारत का कंट्रीब्यूशन था उसकी GDP में, वो बहुत अधिक था। और उसके बाद जब दूसरे देश आगे आए, विशेष करके ब्रिटेन वगैरह, तो वहाँ के जो विश्वविद्यालय हैं वो अग्रणी रहे, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज वगैरह। तो उस समय ब्रिटेन का पूरे दुनिया पे राज था। और फिर कालांतर में फिर US के मैसाचुसेट्स, MIT और स्टैनफोर्ड, ये सभी विश्वविद्यालय जब आगे आए तो आज हम देख रहे हैं कि US पूरे टॉप पर है। तो ये सिद्ध करता है कि एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन से ही किसी भी देश का जो भविष्य है वो निर्धारित होता है, उसकी इकोनॉमी निर्धारित होती है। और आज की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल पूरी नॉलेज बेस्ड हो गई है। तो इस दिशा में भारत में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। और मैं जिस विश्वविद्यालय से आता हूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, जो कि गुरुदेव के नामकरण पर स्थापित है,
ये हमारे चांसलर श्री संतोष चौबे जी की एक दूरदृष्टि थी कि उन्होंने अपने विश्वविद्यालयों का नाम भारतीय विभूतियों पे रखा, विशेषकर जो नोबेल लॉरेट्स थे। एक हमारा दूसरा सीवी रमन विश्वविद्यालय भी स्थापित है। मैं रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की बात करूं तो एक मल्टीडिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय है और जिसमें तकनीकी के साथ साथ कला, साहित्य और थिएटर का समावेश है और लगभग 7,000 विद्यार्थी वहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। इससे मैं समझता हूँ कि एक जो क्वालिटी जो एजुकेशन है और एक स्टूडेंट का होलिस्टिक डेवलपमेंट है, उसके लिए वो जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी आया है, तो वो सारी जो सुविधाएं हैं वो वहाँ पर विद्यार्थियों को मिलती हैं, प्राप्त होती हैं। जी, निश्चित रूप से। डॉक्टर सैयद जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी अगर शिक्षा को लेकर काम कर रहे हैं तो किस तरह से बेहतरी से आगे बढ़ रहे हैं और क्या क्या नवाचार कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं जी वालों को देना चाहूँगा, जी मीडिया को, और यहाँ पर सभी मेहमान लोग, अतिथि जो इस प्रोग्राम में आए। यहाँ आज मैंने इस मंच पे काफ़ी एक्सपर्ट और क्वालिफाइड लोगों को देखा। उनके आगे तो मैं क्या ही शिक्षा को कुछ के बारे में बोल पाऊँगा, लेकिन टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी के बारे में मैं पहले भी जी मीडिया को बता चुका हूँ। इस शहरों में, बड़े बड़े शहरों में अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप सब बैठे भी हैं। टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी कहाँ काम कर रही है? जहाँ पर उच्च शिक्षा की बिल्कुल भी पहुँच नहीं है। ये मैं पहले भी जी मीडिया को बताया था। सिरोंज एक छोटी सी जगह है, डिस्ट्रिक्ट विदिशा में आती है। यहाँ 60-70 की कुल पॉपुलेशन है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि वहाँ बहुत अच्छा से अच्छा टैलेंट दब जाता है, ख़त्म हो जाता है वहाँ पर टैलेंट। भोपाल आते आते ही उनके, ये मान के चलें कि उनके पेरेंट्स इतना अफोर्ड ही नहीं कर पाते कि किसी भी हायर एजुकेशन को यहाँ पर अपने बच्चों को दे पाए। टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी सिर्फ उन लोगों के लिए काम कर रही है जिनके पास हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए बिल्कुल भी सोर्सेज नहीं है, माध्यम नहीं है, इवन उनको गाइड करने वाला भी वहाँ कोई नहीं है। ये एक बहुत अच्छी लोकेशन में लोकेटेड है। हमारे पास 50 एकड़ का एक बहुत अच्छा एग्रीकल्चर लैंड है और यहाँ पर कम से कम 2000 स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के अध्ययनरत हैं। अगर फ़ीस की बात की जाए तो हम लोग, जो गवर्नमेंट हमें बोलती है फ़ीस लेने के लिए स्टूडेंट से, उसका भी हम 60% पैसा बच्चों से चार्ज करते हैं। मेनली हम लोग BSc एग्रीकल्चर चला रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास आज 1000 बच्चे अध्ययनरत हैं और दूसरे जो छोटे छोटे ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं उसमें भी हमारे पास बच्चे हैं। जहाँ तक देखा जाए एग्रीकल्चर को, तो हमने वहाँ पर 12 नई लैब अभी बनाई हैं। उसमें हम सबसे ज़्यादा जो जोर दे रहे हैं वो जैविक खेती को दे रहे हैं। हमारे बीच अगर कुछ हों कृषि से जो रिलेटेड हों तो वो समझ सकते हैं कि पेस्टिसाइड को हम चाहते हैं कि पेस्टिसाइड का कम से कम यूज़ हो और किसी भी तरीके से जैविक खेती को हम आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। तो टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी की एक ये कोशिश है कि उन दूर दराज के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दी जाए जो बड़े शहर तक नहीं आ सकते। थैंक यू सो मच। डॉक्टर वीना सत्य जी, क्योंकि आप एक महिला है और आप कई सारे रोल्स एक साथ निभा रही हैं, और जब एक शक्ति एक महिला के अंदर होती है, अलग अलग रोल्स वो नज़र आती है, तो उनके ज़रिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज समाज में जाना ज़रूरी है। मैं बात करूंगा आपसे महिला सशक्तिकरण की, महिला स्वावलंबन की। समाज के अलग अलग हिस्सों में, खासकर ग्रामीण इलाकों में इन बातों की चर्चा होती है। इस पर बतौर महिला आपके क्या विचार हैं? महिला सशक्तिकरण पर मैं ये कहना चाहूँगी कि महिला तो वैसे ही शक्ति की प्ररूप है ये, और आज के परिवेश में यदि हम देखें तो सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो महिलाओं के सपोर्ट के लिए की जा रही हैं, लेकिन परिवार से और समाज से मेरा यही आह्वान रहेगा कि महिलाओं की प्रतिभा को दबाने का जो प्रयास होता है वो वहीं से प्रारंभ होता है। तो परिवारों को भी समझना होगा और पुरुष वर्ग को भी समझना होगा कि महिला उनकी प्रतिस्पर्धी नहीं है, महिला उनकी पूरक है। शिव भी शक्ति के बिना शव के समान है।
अतः शक्ति स्वरूपा जो महिलाएं हैं उनको स्वावलंबी बनाने की आवश्यकता है, चाहे वो वित्तीय क्षेत्र हो, चाहे विधिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो। उन्हें केवल सहारे की ज़रूरत, सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वो अपनी रास्ता खुद बना लेती हैं, अपनी राह खुद बना लेती हैं। हम अहिल्याबाई का इतिहास देखें, चाहे लक्ष्मीबाई का इतिहास देखें, उन्हें सक्सेसफुल बनाने में, उन्हें सफल बनाने में, उन्हें इतना साहस देने में किसी न किसी परिवार के सदस्य का ही हाथ रहा है। चाहे हम मल्हाराव की बात करें, चाहे लक्ष्मीबाई के पिता की बात करें, हम सब ने उनके व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास किया है। तो प्रथम प्रयास परिवार से प्रारंभ होना चाहिए, द्वितीय प्रयास समाज से प्रारंभ होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में लड़कियों को कराटे और लड़कों को पराठे बनाना सिखाना बहुत आवश्यक है, ताकि दोनों ही एक दूसरे की शक्तियों को पहचान सकें और दोनों को आपस में प्रतिस्पर्धा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने, प्रकृति ने उन्हें ऐसा बनाया है कि वो कभी भी एक दूसरे के समान हो ही नहीं सकते। इसलिए उन्हें एक दूसरे को संपूरक मानने की आवश्यकता है, और यदि समाज उनको इस रूप में स्वीकार कर ले तो उन्हें किसी सशक्तिकरण की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही परिवारों में जो बालक होते हैं, बालकों को महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है, ताकि वो अपने इसकी शुरुआत परिवार से ही कर सके, अपनी माँ का सम्मान कर सके, बहन का सम्मान कर सके, मित्रों का सम्मान कर सके। और यदि वो ऐसा करना सीख जाता है तो किसी भी समाज की महिला के प्रति उसका उदारवादी दृष्टिकोण ही रहेगा। तो मेरा सबसे यही आह्वान रहेगा कि लड़कियों को उनके पंख दीजिए और उन्हें उड़ने का आसमान दीजिए। अपनी शक्तियाँ तो वो खुद ही जो हैं सहज लेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और शुरुआत घर से ही होती है, क्योंकि आचार विचार संस्कार घर से ही मिलते हैं। डॉक्टर रवि, मेरा सवाल आपसे रहेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर हमने बहुत सारे सवाल जवाब किए, लेकिन आपके क्या विचार हैं इसको लेकर? इससे पहले आपके प्रश्न का जवाब दूं, मैं मिस कर गया था। आपने स्टार्टअप की बात करी थी, तो विश्वविद्यालय में एक इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित है जो कि नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। तो वो एक ऐसा एक यूनिट है जिसमें कि जो विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं उनके लिए बिल्कुल ओपन रहता है वो, और उसमें वो बैठ के वहाँ बहुत सारे आइडियाज़ को इंक्यूबेट करते हैं, डेवलप करते हैं। इसके साथ साथ जो वहाँ हम अगर अदर जो आउट ऑफ कैंपस बात करें तो लगभग 100 से अधिक स्टार्टअप वहाँ से संचालित किए गए हैं, और उसमें मध्य प्रदेश शासन से भी उस सेंटर को जो है सम्मानित किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी एक कहना चाहिए सोच है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत दिनों के बाद इम्प्लीमेंट हुई है देश में, कि इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हैं वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में स्थापित किए जा रहे हैं, और वो अलग अलग श्रेणी में, एग्रीकल्चर में, इंजीनियरिंग में, और अलग विधाओं में भी, बिजनेस मैनेजमेंट आदि में। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है। दूसरी बात जो आपने एनईपी की कही, एनईपी ये बड़ा सौभाग्य कि सरकार ने इसे 2020 में लागू किया, और इससे हमारे विद्यार्थियों को बहुत उनकी जो अपेक्षाएं हैं और जो बहुत सा हर्डल था वो दूर हुआ है उन्हें विषय चुनने में। और साथ साथ जो मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन है कि अगर वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसके साथ वो संगीत और साहित्य भी पढ़ सकते हैं, या फिर अगर कोई एग्रीकल्चर कर रहा है तो वो भी लॉ या कॉमर्स भी पढ़ सकता है। तो इस तरह से एक पूरा उनको चॉइस सिस्टम है, और उसमें जितने 8 कंपोनेंट हैं वो उसमें शामिल किए गए हैं, और मुझे लगता है इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे आने वाले सालों में। डॉक्टर सैयद, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूं आपसे। सर जो छात्र आपके यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो छात्र आपके यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, प्लेसमेंट को लेकर आप उनको क्या भरोसा देंगे? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि हम बहुत बहुत बैकवर्ड एरिया में काम कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग प्लेसमेंट के लिए खुद ही बच्चों को तैयार करते हैं। कुछ कंपनी जिनसे हमारा टाई अप है उनको हम बुलाते भी हैं, इंटरव्यू भी फेस कराते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया कि वहाँ के बच्चे एग्रीकल्चर से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। पेस्टिसाइड हालांकि इसको हम रिमूव कर रहे हैं, जैविक खेती की तरफ जा रहे हैं, लेकिन पेस्टिसाइड का तो ज़रूर है ही। कुछ बहुत सारे हमारी फसलें ऐसी हैं कि बिना पेस्टिसाइड से तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम उनको छोटे छोटे पेस्टिसाइड के इंस्टॉल वगैरह भी खुलवाते हैं। जो उससे रिलेटेड कंपनीज़ हैं हम उनको उसमें रिक्रूट कराते हैं,
और भी इसमें हम आगे करने का अच्छा प्रयास करेंगे। डॉक्टर वीणा, सक्सेस, कामयाबी हर किसी के लिए अलग अलग मायने हैं। जेब में खूब पैसा हो, एक बड़ी गाड़ी हो, शोहरत हो, ये हो वो हो, जितना आपने ज़िंदगी में अब तक देखा और समझा, सक्सेस है क्या, इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है? कि हर क्षेत्र में अपने सफलता के अलग अलग पैमाने होते हैं, लेकिन यश, कीर्ति, नाम, पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव मिलने के बाद यदि आपका स्वास्थ्य सुरक्षित है और आपका परिवार आपके साथ है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी सफलता होती है। क्योंकि सामान्यतः ज़िंदगी की दौड़ में हम इतने तेज़ दौड़ते हैं कि हमारे अपनों को पीछे छोड़ देते हैं। हम इतने तेज़ दौड़ते हैं कि हमारे स्वास्थ्य को दांव पर लगाकर पैसा कमाते हैं और फिर उसी पैसे से हम स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए दवाएं खरीदते हैं। ये बहुत ही विषम स्थिति है ये। अतः यदि आपने पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव के साथ यदि अपने स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रखा है, एक वर्क लाइफ बैलेंस बनाकर रखा है और साथ ही आपका परिवार भी आपकी वजह से प्रसन्न है, खुश है, संतुष्ट है, तो ये आपकी सबसे बड़ी सफलता हो सकती है। और भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति से हटकर मानसिक शांति ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और इसी की तलाश में इंसान पूरी ज़िंदगी घूमता रहता है, उसकी पूरी ज़िंदगी तलाश करता रहता है। अतः आपकी वर्किंग लाइफ और आपकी जो घर की लाइफ है उसमें एक बैलेंस बनाकर चलना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मेरा युवा वर्ग से भी यही आह्वान होता है कि अपनी तेज रफ्तार जो है सीमित रखें और अपने वालों को कभी ना छोड़ें, जो आपके बारिश में भीगते हुए चेहरे से भी आपके आंसुओं को पहचान लेते हैं। ऐसे लोगों को साथ में रखना बहुत आवश्यक है, तो वही आपकी सही सक्सेस, सही जीत हो सकती है। ये बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त मैसेज है। अगर ये मैसेज हमने दिल से समझ लिया तो कई लोगों की ज़िंदगी पॉजिटिवली बदल सकती है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, इस चर्चा में आपने जुड़े और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपने कन्वे किया स्टूडेंट्स को। बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू कोमल। बहुत शुक्रिया। और ख़ास पैनल से हम जब बातचीत कर रहे थे तो ये जाना कि शिक्षा क्षेत्र में क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या विकास हो चुके हैं और आगे अब क्या क्या होगा।